हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। 20 दिसंबर सन 2021 को सीटेट में पूछे गए पेडागोजी के कुछ अहम सवालात को, जिनको कि हमने इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी से ट्रांसलेट किया है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उर्दू के तालिबे इल्म ये नहीं बता पा रहे थे कि उर्दू में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, इसलिए मैंने अलग अलग ज़राए से हिंदी पेडागोजी और अंग्रेज़ी पेडागोजी के सवालात हासिल किए और उनको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया और आप लोगों के सामने लेके हाजिर हो गया। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बार यानी कि रिसेंटली जो सीटेट हो रहा है उसमें पेडागोजी के सवालात किस लेवल के पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक टच किए जा रहे हैं, ताकि आपको आइंदा जो इम्तिहान होने वाला है, चूँकि 13 जनवरी तक ये इम्तिहान चलेगा, तो आइंदा के इम्तिहानात में आपको इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आज का, इसमें ये पूछा जा रहा है कि पढ़ना क्या है। पढ़ना यानी कि रीडिंग स्किल जो होता है, जो पठन कौशल होता है, वो क्या होता है। क्या पढ़कर मानी समझना होता है, या फिर तहरीरी मवाद को पढ़ना, यानी कि जो कुछ भी लिखा हुआ है आप उससे बस दोहरा दीजिए, पढ़ दीजिए तो वो पढ़ना होगा। या फिर स्कूल में किताबें पढ़ना, या फिर अल्फाज को दुरुस्त तरीके से पहचानना, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनको करेक्टली आप रिकॉग्नाइज कर लें, तो ये पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, तो मैंने कई बार आपको बताया है कि पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है, बल्कि पढ़ने का मतलब है कि पढ़कर मतन के मानी समझना। तो पढ़ना क्या है, पढ़कर मानी समझना, ये है पढ़ना। अगला सवाल ये है कि प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है। एलिमेंट्री लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का एम, उद्देश्य क्या नहीं है, पूछा जा रहा है क्या नहीं है। पहला है मुख्तलिफ सियाको सबाक में ज़बान का मुअस्सिर इस्तेमाल, यानी कि वेरियस कंटेक्स्ट में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, क्या ये ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है। या फिर वजाहत और एतमाद के साथ बात करना, यानी कि कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी के साथ कन्वर्जेसन करना, अपनी बात दूसरों के सामने रखना, क्या ये प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का एम नहीं है। या फिर हरूफ तहज्जी की तरतीब से याद करना, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको सीरियल वाइज याद करना, या फिर सौतियाती अलामतों से रब्त कायम करना, यानी ध्वनियों से रिलेशन स्थापित करना। तो क्या है जो प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है, तो हरूफ तहज्जी को, वर्डमाला को, अल्फ़ाबेट को क्रम से याद करना, तरतीब और सीरीज़ वाइज याद करना, ये प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज टीचिंग का एम नहीं है। इसलिए सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आ रहा है ना समझ में। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, मुआलजाती तालीम यानी कि रेमेडियल टीचिंग, जिसको आप उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, उससे भी सवाल पूछा गया था। और ये पूछा गया था कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। मुआलजाती तालीम, रेमेडियल टीचिंग की जो सक्सेस है वो क्या मुआलजाती तदरीस के मवाद पर, यानी कि टॉपिक पे, जो रेमेडियल टॉपिक्स हैं उन पे डिपेंड करती है, या फिर लिसानी उसूलों के इल्म पर, यानी कि जो भाषाइक नियम हैं, जो ग्रामर के जो रूल्स हैं उन पर मुआलजाती तदरीस की कामयाबी निर्भर करती है। या फिर निज़ामुल औकात यानी कि टाइम टेबल पर कि किस वक्त हुआ है और कितनी देर तक हुआ है, इस पर, या फिर मसाइल की वजूहात की दुरुस्त शनाख्त पर। तो जो मुआलजाती तालीम होती है या जो मुआलजाती तदरीस होती है, जिसको आप इस्लाही तदरीस भी कहते हैं उर्दू में, वो उसकी कामयाबी का इन्हिसार है प्रॉब्लम्स के रीज़न को जानना और फिर उन्हें सॉल्व करना। यानी कि जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए बच्चों की समस्याओं को पहचान लेते हैं, तो उसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो जब तक हमें सही से बच्चों की प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी, तब तक हम
सक्सेसफुली रेमेडियल टीचिंग नहीं कर पाएंगे। यानी कि रेमेडियल टीचिंग की सक्सेस डिपेंड है किस पर, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके करेक्ट रीज़न को रिकॉग्नाइज करने पे, पहचानने पे। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल कि तख्लीकियत की नशोनुमा में कौन मुआविन नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी को डेवलप करने में, सृजनात्मकता का विकास करने में इन चारों में कौन सहायक हेल्पफुल नहीं है। पहला ऑप्शन है नज्म मुकम्मल करना, कोई भी पोएम है अधूरी आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। दूसरा है तस्वीर पर मबनी ज़बानी या तहरीरी बयान, यानी कि कोई भी फ़ोटो है उसे दिखा के बच्चों से कहा जाए कि कुछ इस पे लिखो या फिर कुछ वर्बली बताओ। सवाल का जवाब लिखना, ना मुकम्मल कहानी को मुकम्मल करना। किससे नहीं होगी क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट। देखिए आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन जो है वो ओपन एंडेड है और कौन क्लोज एंडेड है। तो देखिए नज्म, कोई भी नज्म है उसको मुकम्मल करवाएंगे तो ये ओपन एंडेड है, यानी कि इससे तख्लीकियत की नशोनुमा होगी। किसी फ़ोटो पे आप तबसरा करवाएंगे, चाहे वो बोल के करवाएं या लिख के करवाएं, तो ये भी आपका ओपन एंडेड काम है, यानी कि इससे भी क्रिएटिविटी डेवलप होगी। कोई अधूरी कहानी है उसको आप पूरी करवाएंगे, मेरी अधूरी कहानी, तो उसको क्या करेंगे, वो आपकी तख्लीकियत की नशोनुमा में मददगार होगी। ये भी ओपन एंडेड एक काम होगा। लेकिन बस सवाल का एक जवाब देंगे, आपसे कोई सवाल पूछ दे कि असम का जो लोक नृत्य है वो क्या है, तो उसका सीधे जवाब आप दे दें कि बिहू है, तो ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया ना। तो ये जो क्लोज एंडेड काम होता है, ठीक है, इससे क्रिएटिविटी डेवलप ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन ऐसा है जिससे तख्लीकियत की नशोनुमा कम होगी, इसलिए हमारा जवाब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि जब ज़बान सीखने का अमल बच्चे की रोज़मर्रा की ज़रूरियात से जुड़ा हो तो उससे क्या होगा। यानी कि जो लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है बच्चे की डेली लाइफ से अगर जुड़ा हुआ है, भाषा अधिगम का प्रक्रिया अगर बच्चों के दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित है तो क्या होगा, क्या ये ज़बान सीखना इससे मानी खेज होगा, यानी कि लैंग्वेज जो लर्निंग होगी वो मीनिंगफुल होगी, अर्थपूर्ण होगी, या फिर ज़बान सीखना बेमानी होगा, या फिर ज़बान सीखना मुश्किल हो जाता है, या फिर बच्चे खालिस तफरीह से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। तो यहाँ पे जब ज़बान सीखने का अमल बच्चे की डेली लाइफ से रिलेटेड होगा तो इससे जो लैंग्वेज लर्निंग है ना वो मीनिंगफुल हो जाएगी, यानी ज़बान का सीखना मानी खेज हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये कि निसाबी किताब में मशकें कैसी होनी चाहिए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अभ्यास हो, टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस हो वो कैसी होनी चाहिए। क्या जिनके जवाब कतई हों, यानी कि जिसके जवाब निश्चित और फिक्स हों वो होने चाहिए, या फिर जो अंदाजे और तख़य्युल पर यानी कि इमेजिनेशन और प्रेडिक्शन पर यानी कि जो कल्पना और अनुमान पर निर्भर हो, मबनी हो, वैसे होने चाहिए, या फिर जो ऑब्जेक्टिव हो यानी कि मारूजी हो, बहुविकल्पी हो, वैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर जो ग्रामर पर मबनी हो। तो पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास का काम होना चाहिए वो आपके अनुमान और कल्पना शक्ति पर मबनी होनी चाहिए, यानी कि इमेजिनेशन एंड प्रिडिक्शन, अंदाजे और तख़य्युल पे मबनी होने चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला सवाल ये है कि अक्सर तलबा या तालिबात स्कूल में इजहार ख्याल करने में हिचकिचाते हैं, क्यों? सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते स्कूल में, क्यों ऐसा होता है? क्या वो ज़बान नहीं जानते इसलिए, या फिर उन्हें इजहार ख्याल का इल्म नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे ख़ुद को अभिव्यक्त करना है, या फिर जिस ज़बान में वो आसानी से इजहार कर सकते हैं वो स्कूल में काबिल कबूल नहीं है, यानी वो लैंग्वेज जिसमें उन्हें सहजता होती है
किसी के सामने अपने विचारों को रखने में, जिनमें उन्हें जिन लैंग्वेज में उन्हें आसानी से अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना होता है, वो लैंग्वेज एक्सेप्ट ही नहीं की जाती स्कूल में। इसलिए बच्चे स्कूल में ज़्यादा ख्याल करने से हिचकिचाते हैं या उस्ताद और दूसरे साथी उनका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हिचकिचाते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा या बच्ची स्कूल में इजहार ख्याल करने से हिचकिचाती है, तो इसका मतलब यह है कि जिस ज़बान में वो आसानी से इजहार कर सकती है वो ज़बान स्कूल में काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए वो बच्ची हिचकिचा रही है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। चलिए, ज़बान सिखाने का मकसद क्या है? लैंग्वेज लर्निंग का एम क्या है? अपनी बात को साबित करने के लिए दलाइल देना, यानी कि जो आपके पॉइंट्स हैं उनको प्रूफ करने के लिए आप क्या करें, कोई भी दलील दें, वो मकसद है ज़बान सिखाने का। या फिर मुख्तलिफ़ हालात में, विभिन्न परिस्थितियों में, वेरियस सिचुएशन में ज़बान का इफ़ेक्टिव यूज़, भाषा का प्रभावशाली प्रयोग। या फिर ज़बान सिखाने का मकसद अपने अल्फाज खुद बोलना या फिर दूसरों की बातों को समझना सीखना। क्या है ज़बान सिखाने का मकसद? तो भाषा हम लोग इसीलिए सिखाते हैं ताकि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, वो भाषा को प्रभावशाली तरीके से प्रयोग कर सकें, यानी कि वो इफ़ेक्टिवली लैंग्वेज को यूज़ कर सकें। इसीलिए बच्चों को ज़बान सिखाई जाती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो गया। अगला सवाल यह कि तामीराती क्लासरूम में ज़बान की आमोजिश मरकूज़ होती है। जो कंस्ट्रक्टिव क्लास होती है, जो रचनावादी कक्षा होती है, उसमें भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग किस पे डिपेंड होती है? क्लासरूम में उस्ताद का जो डोमिनेशन होता है, जो उनका गालिब रोल होता है, उस पर, या फिर आमोजगारों की नए इल्म की खोज पर, यानी कि लर्नर्स जो इंगेज करते हैं और नए नॉलेज को जो क्रिएट करते हैं उस पर, या फिर नकल यानी कि इमिटेशन पर, या फिर कवायद के उसूल यानी ग्रामर के रूल्स याद करने पर। तो तामीराती क्लासरूम में ज़बान की आमोजिश निर्भर करती है, मरकूज होती है आमोजगारों की नए इल्म की खोज पर। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल यह है कि जब ज़बान की नशोनुमा जानबूझकर और शऊरी तौर पर की जाती है तो ये कहलाती है। आप जानबूझकर शऊरी तौर पर कोशिश करके जब ज़बान सीखते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये ज़बान की आमोजिश कहलाती है। इसे हम लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम कहते हैं। तो जब जानबूझकर हम कोई भी ज़बान सीखने की कोशिश करते हैं तो वो होती है आमोजिश, और जब हम लाशऊरी तौर से, फितरी तौर से ज़बान को सीखते हैं तो वो होती है हुसूल याबी, जिसे अंग्रेज़ी में एक्विजिशन और हिंदी में अर्जन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर और शऊरी तौर पर पूछा जा रहा है, इसलिए आमोजिश हमारा सही जवाब होगा। अंदाज़ा कद्र का मतलब क्या है? इवेल्युएशन का, मूल्यांकन का मतलब क्या? तलबा की ज़रूरियात को जानना, या फिर तलबा की ज़हानत को यानी उनके IQ लेवल को चेक करना, या फिर तालिब इल्म की सीखने में कामयाबी और नाकामी को जानना, यानी कि बच्चा सीखने में उसे कौन सी दिक्कत आ रही है, वो क्यों सीख नहीं पा रहा है, उसको चेक करना, ये इवेल्युएशन का मकसद है। या फिर सेहत की जांच, यानी कि बच्चे की जो सेहत है वो सही है कि नहीं, उसका हेल्थ चेकअप करना। अंदाज़ा कद्र यानी कि इवेल्युएशन का मकसद क्या है? तो स्टूडेंट की जो लर्निंग फेलियर और लर्निंग सक्सेस है उसको जानना, यही अंदाज़ा कद्र का, इवेल्युएशन का, मूल्यांकन का मकसद है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल की दुआ, क्लास 4 के तलबा को उर्दू पढ़ा रही है और लगता है कि उसकी क्लास में कुछ शोर हो रहा है, तो वो क्या कर रही है? यानी कि कोई भी टीचर क्लासरूम में क्लास 4 के स्टूडेंट को पढ़ा रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके क्लासरूम में कुछ शोर हो रहा है, कुछ शोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? क्या वो भरी क्लास में अभी पहुंच रही है, या फिर क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन बनाने के वो काबिल नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, क्लासरूम में वो डिसिप्लिन नहीं बना पा रही है, या फिर शोरो गुल से यानी कि नॉइस से, हल्ला गुल्ला से
वो बिल्कुल उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो परेशान नहीं हो रही है या फिर ग्रुप का काम कर रही है। तो अगर कोई भी टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है और उसमें थोड़ा मोड़ा शोर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि ग्रुप में वो काम करा रही हो। ठीक है, बच्चे ग्रुप में एक दूसरे से इंटरेक्ट जब करेंगे तो थोड़ा मोड़ा शोर तो होगा ही होगा, इसलिए हमारा 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसमें ये कहा जा रहा है कि अंग्रेज़ी पढ़ाते हुए उस्तानी पीछे बैठकर कुछ तलबा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल नहीं कर पा रही है। यानी कि एक टीचर अंग्रेज़ी पढ़ा रही है और पीछे बैठे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उसकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि टीचर इतनी सक्षम नहीं है कि वो पीछे बैठे हुए बच्चों के ध्यान को आकर्षित कर पाए। तो इस सिचुएशन में उस टीचर को क्या करना चाहिए? सवालात पूछकर उन्हें मशगूल रखे, यानी कि क्वेश्चन करके उन्हें इंगेज करे और अपने तरीक़े तदरीस को यानी कि टीचिंग मेथड को वो इवेलुएट करे, चेक करे कि क्या मेरा जो शिक्षण विधि है वो सही है कि नहीं है। या फिर तस्वुरात की वजाहत छोड़कर, कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन छोड़कर वो नोट्स लिखने का वो ऑर्डर कर दे, हुक्म दे दे। या फिर तवज्जो न देने पे उन्हें डांटे या फिर उन्हें नज़रअंदाज कर दे, इग्नोर कर दे और आगे बढ़ जाए। अगर पीछे बैठे बच्चे टीचर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों को क्लास बोरिंग लग रहा है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? सवालात पूछकर उन्हें इंगेज करेंगे, ठीक है, उन्हें मशगूल रखेंगे और अपने तरीके तदरीस को भी बदलेंगे। मुमकिन है कि आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए बच्चे क्या कर रहे हो, ध्यान न दे रहे हो। तो आप क्या करेंगे? अपने तरीके तदरीस की जांच करेंगे, उसका इवेल्युएशन करेंगे, क्या आप सही से टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर बच्चा पीछे बैठे ध्यान नहीं दे रहा है तो एज ए टीचर आप उसे क्वेश्चन करके इंगेज करेंगे, उसे बिज़ी रखेंगे, मशगूल रखेंगे और अपने तरीके तदरीस को भी बदलेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो 20 दिसंबर सन 2021 को जो सीटेट में पेडागोजी के सवालात पूछे गए थे, ये सवालात उर्दू पेडागोजी में नहीं बल्कि हिंदी और अंग्रेज़ी पेडागोजी में पूछे गए थे, लेकिन मैंने इनको ट्रांसलेट किया और उर्दू पेडागोजी में आपके सामने रख दिया। क्यों? क्योंकि कभी कभी सवालात ट्रांसलेट होके भी उर्दू पेडागोजी में सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इससे आप लोग को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि रिसेंटली जो सीटेट हो रहा है सन 2021 में दिसंबर में, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आजकल आ रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका आगे इम्तिहान है बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए ना तो हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस वीडियो की PDF मिल जाएगी आंसर की के साथ। थैंक यू वेरी मच।